गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। मैं सुरेंद्र कुमार गुप्ता। आज के क्लास में राजनीति शास्त्र के फर्स्ट पेपर जो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र की अवधारणा है, उसके पहले यूनिट में स्वतंत्रता की आज चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ स्पष्ट होने के बावजूद भी राजनीतिक शास्त्र के विद्वानों में, राजनीतिक शास्त्र के विचारकों और विद्वानों में इसकी परिभाषा को लेकर तमाम तरह के मतभेद हैं और विभिन्न विचारकों ने विभिन्न तरीके से इसकी परिभाषा दिया है। स्वतंत्रता का जो स्वरूप है वह सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों अर्थों में। स्वतंत्रता की मांग व्यक्ति अपने लिए करता है, लेकिन इसकी महत्व, इसकी उपयोगिता समाज के लिए भी होता है। इसके महत्व को बताते हुए डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा कि स्वतंत्रता किसी अन्य साध्य की प्राप्ति का साधन नहीं, यह सर्वोच्च साध्य है। किसी भी समाज और राज्य के लिए स्वतंत्रता किसी साध्य की प्राप्ति का साधन नहीं है, बल्कि क्या है, स्वतः यह साध्य समाज के लिए, राज्य के लिए और व्यक्ति तीनों के लिए यह एक साध्य है। इसके महत्व को समझने के बाद स्वतंत्रता की जो अर्थ है उसको देखा जाए। स्वतंत्रता जो शब्द है वह अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द का रूपांतरित है। अंग्रेजी के लिबर्टी से स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। वास्तव में इसकी उत्पत्ति जो लिबर्टी है, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लीवर से हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बंधनों का अभाव। शाब्दिक अर्थ में स्वतंत्रता बंधनों का अभाव जरूर है, लेकिन किसी भी राज्य में स्वतंत्रता की अवधारणा को बंधनों के अभाव के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, बल्कि स्वतंत्रता को उचित प्रतिबंधों के अंतर्गत रख के उसे व्यक्ति के और समाज के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है। स्वतंत्रता का जो परिभाषा है उसको हम लोग देखते हैं कि विभिन्न विचारकों ने स्वतंत्रता की निम्नलिखित परिभाषा दिया है। इसमें सबसे पहले सीले ने कहा कि स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है। स्वतंत्रता क्या है? तो अतिशासन का विरोधी। दूसरे विचारक लास्की ने कहा कि स्वतंत्रता उन सामाजिक दशाओं के ऊपर नियंत्रण का भाव है जो आधुनिक सभ्यता में व्यक्ति के सुख के लिए आवश्यक है। स्वतंत्रता सामाजिक दशाओं पे नियंत्रण का भाव है जो आधुनिक सभ्यता में क्या करता है, व्यक्ति के सुख के लिए आवश्यक है। लास्की के बाद मैकेंजी है, जिन्होंने स्वतंत्रता की परिभाषा दिया कि स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का भाव नहीं, बल्कि अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। मैकेंजी की परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि स्वतंत्रता कहीं न कहीं प्रतिबंधों का भाव नहीं, बल्कि क्या है, उचित प्रतिबंध का व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत रहकर व्यक्ति अपने स्वतंत्रता का प्रयोग करके अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। ठीक है, इसके बाद जो है, जो अगली परिभाषा है उसको हम लोग देखेंगे। हमने जो ये लिखा है इसका आप चाहें तो हम हट जा रहे हैं, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप जो है नोट्स बनाते समय आपको आसानी से ये सारा दिख जाएगा। स्वतंत्रता की परिभाषा में अगली परिभाषा हम लोग टी.एच. ग्रीन का देखेंगे। टी.एच. ग्रीन ने परिभाषा दिया है कि स्वतंत्रता उन कार्यों को करने अथवा उन वस्तुओं के उपभोग करने की शक्ति है जो करने तथा उपभोग करने योग्य। कहने का मतलब क्या है कि स्वतंत्रता एक प्रकार की ऐसी शक्ति या साधन है
जिसके माध्यम से हम कोई कार्य कर सकते हैं या किसी वस्तु का उपभोग कर सकते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्रता उन कार्यों को करने अथवा उन वस्तुओं को उपभोग करने की शक्ति है जो करने योग्य हो और उस वस्तु का उपभोग करने योग्य हो। ऐसा नहीं कि वह कार्य जो समाज विरोधी हो या व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के विरोधी हो, उन कार्यों को करने की भी स्वतंत्रता नहीं हो। ऐसी स्वतंत्रता टीएच गिल नहीं करता। जो करने योग्य हो और उन वस्तुओं को भोग करने योग्य हो, उन्हीं के लिए जो है स्वतंत्रता जरूरी है, बाकी की चीज़ों के लिए नहीं। पांचवा जो परिभाषा है वो हर्बर्ट स्पेंसर है। हर्बर्ट स्पेंसर ने परिभाषा दिया कि प्रत्येक मनुष्य वह करने को स्वतंत्र है जिससे किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता डिस्टर्ब न हो। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी कार्य करने को स्वतंत्र है यदि उस कार्य से किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता डिस्टर्ब नहीं होती है तो वह उसके लिए कार्य को करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। ऐसा परिभाषा हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। उपयुक्त परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता की अवधारणा को दो दृष्टिकोणों से व्यक्त किया गया है। इसमें पहला है स्वतंत्रता का नकारात्मक दृष्टिकोण और दूसरा है स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टिकोण। स्वतंत्रता के नकारात्मक और स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टिकोण में क्या अंतर है, पहले इसको हम लोग समझ लेंगे। जो स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण का समर्थक करते हैं उनका मानना यह है कि व्यक्ति विवेकवान है, व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए और इस स्वतंत्र वातावरण में व्यक्ति अपना स्वतः विकास कर सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि राज्य व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप न करे, अर्थात राज्य के बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण का समर्थन करता है। इस दृष्टिकोण में जो विचारक हैं वह आई.जी. बर्लिन, फ्रीडमैन, हेयक और लास्की। ये चार महत्वपूर्ण विचारक हैं जो स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टिकोण। स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टिकोण का मानना यह कि व्यक्ति विवेकवान है, वह कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसके कार्यों में तमाम तरह की जो दिक्कतें आती हैं उन दिक्कतों को दूर करेगा कौन? राज्य। अर्थात व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाओं को राज्य दूर करेगा ताकि व्यक्ति अपने स्वतंत्रता का प्रयोग करके अपना विकास कर सके। इस विचार के समर्थक हैं टी.एच. गिल और बोसानिके। ठीक है, स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के समर्थक में सबसे पहले हम आई.जी. बर्लिन के विचारों का अध्ययन करेंगे। आई.जी. बर्लिन ने स्वतंत्रता के नकारात्मक अवधारणा को अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक 4 Essays on Liberty में व्यक्त किया। 4 Essays on Liberty आई.जी. बर्लिन की पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी में से इसने स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण का समर्थन किया। आई.जी. बर्लिन ने बताया है कि राज्य केवल व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। अर्थात व्यक्ति को जो स्वतंत्रता मिला है वह प्रतिबंधों की अभाव वाली स्वतंत्रता मिला है और इस प्रकार की स्वतंत्रता में यदि कहीं किसी तरह का डिस्टर्बेंस होता है तो राज्य का कर्तव्य है कि वह ऐसे डिस्टर्बेंस को समाप्त करे, न कि किसी प्रकार का प्रतिबंध उसके ऊपर लगाए। उसने आगे यह भी कहा कि व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार अपने कार्यों का चयन करने से रोका हुआ। व्यक्ति की स्वतंत्रता वह है कि जो किसी प्रकार की कार्य करना चाहता है तो स्वतः जो है कर सकते और उस कार्य की चयन में भी उसकी पूर्ण आजादी होनी चाहिए, न कि राज्य का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप होना चाहिए। आगे एक उदाहरण देता है कि यदि व्यक्ति गरुड़ पक्षी की तरह पंख फैलाकर आसमान में नहीं उड़ सकता है, व्हेल मछली की तरह पानी में तैर नहीं सकता है, इसका मतलब यह नहीं कि राज्य को इन सारी परिस्थितियां प्रदान करके व्यक्ति की इच्छाओं को पूर्ति कर, बल्कि यह व्यक्ति की क्या है, व्यक्ति की यह एक प्रकार से कह दें कि यह व्यक्ति से न होने वाले असंभव कार्य,
ठीक इसी प्रकार इसने कहा कि यदि व्यक्ति 5 स्टार होटल में बहुत अच्छे अच्छे भोजन ग्रहण नहीं कर पाता, हवाई जहाज में बैठकर चल नहीं पाता, इसका मतलब यह नहीं कि राज्य वह सारी उस व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए यह उसे प्रोवाइड करे, बल्कि यह क्या है, यह व्यक्ति की उसकी अपनी कमी, इस कमी को दूर करने के लिए राज्य को उसके जीवन में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं। इनका मानना है वर्लिन का कि यदि व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में राज्य का हस्तक्षेप बढ़ेगा तो उनकी स्वतंत्रता घटेगी, और स्वतंत्रता जब घटेगी तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद से हम लोग अगले विचारक की चर्चा करेंगे। आप जो है हम थोड़ा सा हट जाते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के जो अगले विचारक हैं वह है मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन की जो पुस्तक है वह है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। जितने विचारकों का नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ और उनकी जो पुस्तक है उसको लिख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिल्टन फ्रीडमैन की जो पुस्तक वह है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। फ्रीडमैन ने इसी पुस्तक में स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार को प्रस्तुत किया है। मिल्टन फ्रीडमैन हार्वर्ड स्पेंसर से प्रभावित था और उसकी 80 वर्ष पुरानी जो विचारधारा थी उसको नए ढंग से फ्रीडमैन ने प्रस्तुत किया। फ्रीडमैन ने बताया कि जो राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है वह किसी व्यक्ति को अपने सहचर को कुछ करने या न करने के लिए विवश न कर सके। अर्थात राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति है अपने छोटे या अपने सहचर को इस तरीके से मार्गदर्शित न करे, इस तरीके से वो विवश उसे न करे कि वह जो है अपने कार्य को न कुछ करने या न करने के लिए विवश। मतलब जो व्यक्ति अपना कार्य करना चाहता है उस व्यक्ति को कार्य करने की पूर्ण आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है, उसे करने न करने के लिए विवश न किया। ये मानना है मिल्टन फ्रीडमैन का। मिल्टन फ्रीडमैन पूंजीवादी व्यवस्था का प्रबल समर्थक हैं और पूंजीवादी व्यवस्था में प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था का समर्थन करते हैं और प्रतिस्पर्धा के द्वारा ही व्यक्ति की स्वतंत्रता सही तरीके से सुनिश्चित होती है। और जिस भी समाज में, जिस भी पूंजीवादी व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा की जितनी स्वतंत्रता होगी उस समाज में आर्थिक विकास उतना ही ज़्यादा होगा। यही मिल्टन फ्रीडमैन का विचार था स्वतंत्रता के संदर्भ में। अगला जो विचारक है वह है हेयक। हेयक ने भी स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार का समर्थन किया है और इनकी पुस्तक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी हेयक की महत्वपूर्ण पुस्तक है और हेयक ने इसी पुस्तक में स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार की अवधारणा को प्रस्तुत किया। इसने कहा मनुष्य को स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब वह किसी दूसरे की निरंकुश इच्छा के द्वारा विवश या बाध्य न हो सके। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र कब है? जब वह दूसरे व्यक्ति की निरंकुश इच्छा के द्वारा विवश न हो। अर्थात जो मनुष्य है वह अपना काम स्वतः करे, उसमें दूसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप जरूरी नहीं। यहाँ दूसरे व्यक्ति का मतलब हेयक का यह बताना था कि मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में राज्य को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना। यह नहीं कहना चाहिए कि हम उसका विकास करें। उसकी विकास का जो मार्गदर्शन है वह व्यक्ति की स्वतंत्रता को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाने वाली व्यवस्था है। और इसने इस प्रकार की जो स्वतंत्रता कहा कि किसी व्यक्ति की निरंकुश इच्छा की विरुद्ध के द्वारा व्यक्ति को विवश न किया जाए या बाध्य न किया जाए, इस स्वतंत्रता को उसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का नाम दिया। हेयक ने अपनी स्वतंत्रता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का नाम दिया और इसने राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता और शक्ति रूपी स्वतंत्रता से व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अलग किया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ हमको यहाँ से समझ में आ गया कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की निरंकुश इच्छा के द्वारा विवश और बाध्य न हो, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ इसने ये बताया कि राजनीतिक स्वतंत्रता में व्यक्ति यह चाहता है कि हम जो है
राजनीतिक प्रतिनिधियों का चयन करें, कानून निर्माण में सहभागी बने। यह जो सोच है, यह जो मांग है, यह राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। दूसरी है आंतरिक स्वतंत्रता। आंतरिक स्वतंत्रता के अंदर लोग बहुत सारे अभिलाषाएं रखते हैं, बहुत सारी जो है आंतरिक स्वतंत्रता का मतलब, इसने ये बताया कि आंतरिक स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो कार्य करना चाहता है उस कार्य को करने के लिए उसे किसी मार्गदर्शन की जरूरत है, तभी वह अपने कार्य को सही तरीके से करेगा। ये ऐसी उसकी आंतरिक सोच है, ठीक है। इसी को हेग ने आंतरिक स्वतंत्रता कहा। शक्ति रूपी स्वतंत्रता। शक्ति रूपी स्वतंत्रता का मतलब यह है कि व्यक्ति कोई इच्छा रखता है, तमाम तरह की अभिलाषाएं रखता है और उसको पूरा करने के लिए अपने पसंद का तमाम तरह के विकल्प होना चाहिए, ताकि उस विकल्पों में से वो अपनी पसंद को क्या कर सके, पूरा कर सके। अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए कई प्रकार के विकल्प हो और उस विकल्पों में से व्यक्ति उन विकल्पों में से व्यक्ति क्या करे, उन विकल्पों में से व्यक्ति अपनी पसंद से किसी चीज का चयन करे। यह जो है शक्ति रूपी स्वतंत्रता। हेयक ने बताया कि जो व्यक्तिक स्वतंत्रता है वह राजनीतिक आंतरिक और शक्ति रूपी स्वतंत्रता से बिल्कुल अलग है। ये जो स्वतंत्रता है यह कहीं न कहीं व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता से जुड़ी हुई नहीं, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग अगले विचारक की चर्चा करेंगे, जो लास्की। स्वतंत्रता के नकारात्मक समर्थक में अगली कड़ी में लास्की का, इसकी पुस्तक है अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट। अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट में लास्की ने स्वतंत्रता के नकारात्मक अवधारणा की चर्चा किया है और स्वतंत्रता का अर्थ इसने भी बंधनों का अभाव ही बताया है। राज्य के द्वारा व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप न हो, यही स्वतंत्रता इसने भी बताया। इसने 3 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा किया है: व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। लास्की के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत वे बातें आते हैं जो व्यक्ति की निजी जीवन से संबंधित होते हैं, उसका व्यक्तिगत मामला होता है, उसमें वह जो है मामला व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन सी बातें आती है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता के अंदर वो सारी बातें आती है जो राजनीतिक क्रियाकलापों में व्यक्ति द्वारा भागीदारी की मांग की जाती है, व्यक्ति द्वारा भागीदार बनने की बात की जाती है, उसको जो है राजनीतिक स्वतंत्रता कही जाती है। आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत वो सारी बातें आती है जिसमें व्यक्ति अपनी चॉइस, अपनी पसंद का व्यवसाय चुन सके, काम कर सके। ये सारी जो है आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। लास्की ने 3 प्रकार की स्वतंत्रता चर्चा करने के बावजूद भी ये तीनों स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए आवश्यक है, लेकिन यह भी बताया कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और राजनीतिक स्वतंत्रता, ये दोनों जो है आर्थिक स्वतंत्रता की तुलना में महत्वपूर्ण नहीं है। अर्थात जो आर्थिक स्वतंत्रता है वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता की तुलना में लास्की के अनुसार ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसके बाद जो है अब हम लोग स्वतंत्रता पे जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों को पढ़ेंगे। स्वतंत्रता के जो नकारात्मक दृष्टिकोण है, उसके बाद हम लोग स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण की चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने जो है यह कह दिया था कि जॉन स्टुअर्ट मिल की अवधारणा को पढ़ना नहीं, अभी हम लोग स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण को पढ़ने के बाद जॉन स्टुअर्ट मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा को पढ़ेंगे। स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के समर्थक में टी.एच. ग्रीन है। इसने बताया, टी.एच. ग्रीन पे जो है कांट और हीगल का प्रभाव था। कांट नैतिक स्वतंत्रता और हीगल भी नैतिक और वास्तविक स्वतंत्रता का समर्थक। टी.एच. ग्रीन का मानना है कि स्वतंत्रता का तात्पर्य न हस्तक्षेप का अभाव है और न ही मनमानी करने की छूट, बल्कि इसमें उस बातों पर ध्यान दिया जाता है जिसमें व्यक्ति की इच्छा संतुष्ट होती है। हस्तक्षेप का अभाव नहीं है, मनमानी करने की आज़ादी नहीं है, बल्कि क्या है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति की इच्छा क्या हो जाती है, पूर्णतः उसमें संतुष्ट हो जाती है। इसने बताया कि हम क्या उस स्वतंत्रता की कल्पना कर सकते हैं जिसमें
व्यक्ति मृत्यु के कगार पे हो और मद्यपान शराब पीने की बार बार बात करता हो, या वह परिवार जो विनष्ट हो चुका हो और बार बार वह जुए खेलने की मांग करता हो, अर्थात ऐसी स्वतंत्रता हमें नहीं दी जानी चाहिए जिससे व्यक्ति का स्वतः नुकसान या उसके परिवार या समाज का विनाश हो रहा। ऐसी स्वतंत्रता का समर्थन नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्ति को, राज्य को ऐसे स्वतंत्रता, शराब पीना, जुए खेलना, यह व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता नहीं है। इसमें राज्य को हस्तक्षेप करके उसे रोकना चाहिए। सकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक दृष्टिकोण को हम लोग पहले ही जान चुके हैं। यह जो है व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कहीं न कहीं प्रतिबंध के दायरे में रखता है, और प्रतिबंध के दायरे में ही वह स्वतंत्रता होती है जिससे व्यक्ति अपना सर्वोत्तम विकास करके समाज और राज्य को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, समाज और राज्य का विकास होता है। तो यह जो राज्य के हस्तक्षेप को आवश्यक मानता है। दूसरी तरफ बोसांके हैं। बोसांके ने माना, बोसांके के ऊपर रूसो, कांट, हीगल और ग्रीन का प्रभाव था। स्वतंत्रता संबंधी विचार में रूसो, कांट, हीगल और ग्रीन का विचार प्रभाव था। बोसांके जो है प्राकृतिक स्वतंत्रता का विरोध करता है, कहता है कि ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो व्यक्ति यह कहे कि हमें प्रकृति के द्वारा स्वतंत्रता मिल रहा है, ऐसी कोई धारणा नहीं है। उनका बताना है कि स्वतंत्रता ऐसी व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था और परिस्थितियों का निर्माण करता है जिसमें व्यक्ति अपना सर्वोत्तम विकास करता है, और इस स्वतंत्रता को बनाने के लिए राज्य का हस्तक्षेप समाज में और व्यक्ति के जीवन में आवश्यक है। बिना हस्तक्षेप के द्वारा, बिना राज्य के हस्तक्षेप के द्वारा ऐसी व्यवस्था, ऐसी परिस्थितियां नहीं बनाई जा सकती है जहां व्यक्ति अपना सर्वोत्तम विकास कर सके। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग स्वतंत्रता के जॉन स्टुअर्ट मिल की स्वतंत्रता पर जे.एस. मिल का जो विचार है, वह अपनी 2 महत्वपूर्ण पुस्तकों के अंदर स्वतंत्रता संबंधी विचार की अवधारणा को स्पष्ट किया है। उसमें पहला किताब जो पुस्तक है ऑन लिबर्टी, और दूसरा है कॉन्सिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। कॉन्सिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट अर्थात प्रतिनिधात्मक शासन पर विचार, प्रतिनिधात्मक शासन पर विचार। इन दोनों पुस्तकों में जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपना स्वतंत्रता संबंधी विचार को प्रस्तुत किया। यहाँ जान लिया जाए कि स्वतंत्रता पीछे के लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा कि स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक 2 दृष्टिकोण हैं, उन दृष्टिकोणों में जे.एस. मिल जो है स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण का ही समर्थन करता है। और जे.एस. मिल के बारे में कहा जाता है ये अंतिम उपयोगितावादी और प्रथम व्यक्तिवादी है। अंतिम उपयोगितावादी का मतलब यह है कि जर्मी बेंथम ने जिन उपयोगितावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसमें जे.एस. मिल ने संशोधन किया, और इसने बताया कि उपयोगितावादी विचारधारा के कारण राज्य के कार्यों में वृद्धि हुई है, और राज्य के कार्यों में वृद्धि होने के कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता संकुचित और सीमित होती चली गई। व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि हम राज्य के कार्यों में जो वृद्धि हुई है उसमें कमी लाए। ठीक है, इसी धारणा के तहत जॉन स्टुअर्ट मिल ने राज्य के स्वतंत्रता के नकारात्मक अवधारणा का समर्थन किया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो स्वतंत्रता संबंधी विचार दिया, इसको 2 भागों में हम लोग बांट के देख सकते हैं। पहला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरा कार्य की स्वतंत्रता। कार्य की स्वतंत्रता को उसने 2 भागों में बांटा, स्व विषय कार्य और पर विषय कार्य। तो सबसे पहले हम लोग जॉन स्टुअर्ट मिल की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की चर्चा करेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल का मानना था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर या बोलने की आज़ादी पर राज्य का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी असीमित स्वतंत्रता की मांग करता है। इसका मानना था कि सत्य की खोज तर्क वितर्क और अभिव्यक्ति की आज़ादी से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाएंगे तो समाज और राज्य को इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। वह समाज और राज्य सत्य से वंचित हो जाएगा, और सत्य से वंचित जो समाज होता है वह कहीं न कहीं उसका भविष्य अंधकार में होता है। इसने उदाहरण दिया
कि बोलने की आज़ादी न केवल सामान्य व्यक्ति को होना चाहिए, बल्कि उन लोगों को भी बोलने की आज़ादी होनी चाहिए जो लोग सनकी, झक्की और पागल की श्रेणी में आते हैं। इसका यह मानना था, जे.एस. मिल का यह मानना था कि हर एक व्यक्ति की जिह्वा पर, हर एक व्यक्ति की जुबान पर सरस्वती का कभी न कभी वास होता है, और कोई भी व्यक्ति किसी भी समय जो बात बोलता है, हो सकता है तो उसकी उस समय उस जुबान पे सरस्वती का वास हो और उसके द्वारा सत्य जो है बाहर निकल आए। इसी क्रम में जे.एस. मिल ने उदाहरण दिया कि सुकरात और ईसा मसीह दो ऐसे पूजनीय व्यक्ति हैं जो अपने प्रारंभिक समय में समाज के द्वारा अपमानित किए गए, लोगों के द्वारा बदनाम किए गए, उन पे पत्थर और ढेले मारे, लेकिन बाद में उन्हीं के विचारों की जब समीक्षा हुई तो वह इतिहास में और आज के क्षेत्र में वह पूजनीय बने। इस तरीके से जे.एस. मिल ने जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसको व्यक्ति की सर्वोत्तम विकास के साथ साथ समाज का सर्वोत्तम विकास होगा, यह बहुत जरूरी है। यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का जो प्रतिबंध होगा वह कहीं न कहीं समाज के विरुद्ध भी होगा, राज्य के विरुद्ध भी होगा और व्यक्ति के विरुद्ध भी होगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बाद उसने कार्य की स्वतंत्रता की बात। जे.एस. मिल का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कार्य की स्वतंत्रता एक दूसरे की पूरक। कार्य की स्वतंत्रता में इसने बताया कि हर व्यक्ति को कार्य करने की पूर्ण आज़ादी होनी चाहिए। कार्य की स्वतंत्रता से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, उसकी आत्मोन्नति होती है, उसके आत्मविकास होता है। यदि कार्य करने की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया जाए तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो कार्य की आज़ादी क्या करता है? व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, व्यक्ति की आत्मा का विकास करता है। यह व्यक्ति का एक निजी बात होती है। इस कार्य की स्वतंत्रता में जे.एस. मिल ने कार्य की स्वतंत्रता को दो भागों में बांटा, स्व-विषयक कार्य और पर-विषयक कार्य। स्व-विषयक कार्य का मतलब यह है कि व्यक्ति का वह कार्य जो उसके निजी मामलों से संबंधित है। स्व-विषयक कार्य में इसने कहा जैसे सोना, खाना खाना, रहना, तमाम ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति के स्व-विषयक कार्य से संबंधित है। यह वह कार्य होते हैं जिनका संबंध व्यक्ति के निजी मामलों से होता है, उसका सामाजिक प्रभाव नहीं होता। इन कार्यों में राज्य को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। स्व-विषयक कार्य में व्यक्ति को पूर्ण आज़ादी मिलनी चाहिए क्योंकि वह व्यक्ति के निजी मामलों से संबंधित है। इसमें राज्य को किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसने यहाँ तक कहा यदि किसी कमरे में व्यक्ति मद्यपान करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, तो भी राज्य को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे किसी दूसरे व्यक्ति के और समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन उसने दूसरा बताया कि पर-विषयक कार्य, पर-विषयक कार्य में उन कार्यों को रखा गया है जिस कार्य का प्रभाव समाज के ऊपर पड़ता है। व्यक्ति का वह कार्य जो किसी दूसरे व्यक्ति या समाज को प्रभावित करता है उसको पर-विषयक कार्य की श्रेणी में रखा गया। पर-विषयक कार्य में पूर्ण आज़ादी नहीं, चूंकि यह समाज से संबंधित है, दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव डालने वाला है, इसलिए इसमें राज्य को प्रतिबंध लगाना चाहिए। राज्य का प्रतिबंध जब लगा रहेगा तो ही जो है अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता, अन्य व्यक्ति की जो विकास है वह बची रहेगी। ठीक है, तो ये रहा जॉन स्टुअर्ट मिल की स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा। इस स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा में तीन ऐसी परिस्थितियों की इसने चर्चा किया है जिन परिस्थितियों में राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। यहाँ हम लोगों ने सुना कि जॉन स्टुअर्ट मिल स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण का समर्थक है।
इसके बावजूद भी उसने 3 परिस्थितियां गिनाई हैं जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता के बावजूद भी राज्य को हस्तक्षेप करना है। उन तीनों परिस्थितियों को एक एक करके हम लोग देखें। जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता का पूर्ण समर्थन करने के बावजूद 3 ऐसी परिस्थितियां बताया जिसमें जो है राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। पहला, यदि व्यक्ति स्वतंत्रता का अनुचित प्रयोग करता है और अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता डिस्टर्ब होती है, इसमें राज्य को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। दूसरा, स्वतंत्रता के प्रयोग में व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल जाए तो राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तीसरा, संकट का सामना, यदि राज्य के सामने कोई संकट उत्पन्न हो जाती है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति की स्वतंत्रता के कुछ अंश को त्यागने के लिए उसे बाध्य किया जाए। ऐसी 3 स्थितियां हैं जिसमें वह राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करता है। ठीक है। अब इसके बाद जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता संबंधी आलोचना की। इन्होंने जिन स्वतंत्रताओं की चर्चा की, उन स्वतंत्रताओं को गुणों के आधार पर आलोचना की गई। इसकी आलोचनाओं को हम निम्न हेडिंग के अंतर्गत देख सकते हैं। सबसे पहला है, उसकी आलोचना हुई है कि मनुष्य अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक नहीं है। मिल ने अपनी स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा में यह बताया कि व्यक्ति जो है वह विवेकवान है और अपने विकास को वह स्वतः समझता है, इसलिए उसे स्वतंत्र वातावरण मिलना चाहिए ताकि वह विकास कर सके। समाज में ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं कि व्यक्ति अपने विकास को, लक्ष्य को और विकास के लिए जो साधन है उसका कैसे प्रयोग किया जाए यह उसे पता नहीं होता। कहीं ना कहीं दूसरे की मदद और दूसरे की सहायता की आवश्यकता होती है। इसलिए यह कहना कि व्यक्ति ही केवल अपने विकास का सर्वोत्तम निर्णायक है, यह पूरी तरीके से सच पे आधारित नहीं है। कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी दूसरे की सहायता, सहयोग और किसी दूसरे की साधन की जरूरत पड़ती है, जिसको मिल ने अपनी स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा में इनकार कर दिया। दूसरी आलोचना, संघीय व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। मिल ने विचार की अभिव्यक्ति की वकालत इतने पूरे जोर से किया, उसने यहाँ तक कह दिया कि संघीय व्यक्ति को भी समाज में बोलने का अधिकार दिया। क्या कोई संघीय व्यक्ति प्रत्येक दिन प्रत्येक बहस में उसे शामिल करा के बहस को तार्किक बनाया जा सकता है, बहस को इंटरेस्टेड बताया जा सकता है? यदि संघीय व्यक्ति अनावश्यक और उलझुल की बातें बोलेगा और हम इंतजार करेंगे कि कभी शब्द भी बोल सकता है, तो क्या उस बहस को लोग हमेशा सुनते रहेंगे? नहीं, उस बहस को हमेशा सुनते नहीं रहेंगे। और कोई भी बहस और सभा जो होगी, यदि इसमें संघियों की संख्या ज़्यादा दे दी जाए और उनको बोलने की आज़ादी दी जाए, तो सारे के सारे लोग उनकी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे और उसे छोड़ के भाग जाएंगे। इसलिए कहा गया कि बोलने की आज़ादी में संघीयों दूसरे को तो दिया जाए, लेकिन संघीय व्यक्ति को जो है बोलने की आज़ादी न दिया जाए। सुकरात और ईसा मसीह की उदाहरण एक अपवाद की घटना, ठीक है, उस अपवाद को हम सत्य नहीं मान सकते। ठीक। तीसरी आलोचना, विचार की स्वतंत्रता की धारणा दुराग्रह और असंतुलित है। मिल ने अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी में सन की, पागल, झन की सभी को आज़ादी तो देने की बात किया, लेकिन यही वह आर्थिक दृष्टि से कमजोर, जातिगत दृष्टि से छोटे जाति को भी अपनी जो अभिव्यक्ति है, अपनी समस्या को रखने की जो बात है, उन्हें वह जो है आज़ादी नहीं देता है, उनको वह निग्लेक्ट करता है, सनकी और पागल का समर्थन करने के बाद करता है। और ऐसे लोग जो आर्थिक दृष्टि से वंचित वर्ग हैं या जातिगत समस्याओं से ग्रसित हैं, उनको बोलने की आज़ादी जो है मिल नहीं देता। इसीलिए मिल को कहा जाता है यह जो अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी में पूंजीवादी व्यक्ति का समर्थन करता है। जो चौथा है, मानवीय कार्यों को बांटना असंभव। जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो कार्य करने की स्वतंत्रता है उसको 2 भागों में बांटा, स्वयं विषयकार और पर विषयकार। यह एक बहुत ही कठिन काम है। कार्यों को 2 भागों में बांटना, कौन सा कार्य स्व से संबंधित है और कौन सा कार्य समाज से संबंधित है, इसको बांटा नहीं जा सकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य का हर कार्य कहीं न कहीं समाज से जुड़ा हुआ है, चाहे उस समाज की कोई बात उसके निजी मामले से भी जुड़ी होती है।
उसको बिल्कुल बांट देना, बिल्कुल अलग कर देना कि यह समाज से है, यह व्यक्ति से है, यही ऐसा ऐसा कार्य होगा तभी स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी, यह बिल्कुल पूरी तरीके से बकवास है और असंभव है। कार्यों के बंटवारे के संदर्भ में सेबाइन ने कहा कि जॉन स्टुअर्ट मिल का यह पर विषय कार्य और स्व विषय कार्य यह बिल्कुल बचपना वाला कार्य, यह बचपना वाला तर्क। इसके बाद जो है दूसरा है अनुचित बहस को बढ़ावा। पांचवा जो आलोचना है अनुचित बहस को बढ़ावा। और व्यक्ति की आज़ादी इतनी मिल जाएगी जिसका कोई सार्थक उद्देश्य न हो, जिसका कोई अपना लक्ष्य न हो, इसी तरीके से बोलने की आज़ादी और बोलते रहिए तो उससे क्या परिणाम निकलना है। अनुचित बहस को बढ़ावा देने से कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल के आता। इसलिए अब व्यक्ति की जो आज़ादी मिली है उसे कहीं ना कहीं मर्यादित होनी चाहिए, चाहे वह लक्ष्य के द्वारा चाहे किसी उद्देश्य के द्वारा उस व्यक्ति की आज़ादी को मर्यादित करना पड़ेगा, उस पर सीमाएं लगानी पड़ेगी। नहीं तो बिना किसी उद्देश्य का बकवास की बहस होती रह जाएगी, वह व्यक्ति की आज़ादी केवल एक बकवास ही बन के रह जाएगी, बल्कि उसका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलेगा। राज्य का आवश्यक बुराई। जो स्वतंत्रता के नकारात्मक अवधारणा के समर्थक हैं, चाहे वह जेसमिल की बात हो, तो जेसमिल ने राज्य को क्या माना? राज्य को एक आवश्यक बुराई। क्या राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में हम देख सकते हैं, जहां राज्य लोक कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है, जहां समाज के उन पिछड़े वर्ग जो लोग बहुत विकास के दौड़ में पीछे छूटे हुए हैं उनको जैक लगा के आगे लेकर आ रहा। यह जो सारे कार्य हैं राज्य का, यह कहीं ना कहीं राज्य के व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य को हम एक बुराई के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। तो मिल का यह मानना कि राज्य का आवश्यक बुराई है, यह धारणा भी उसकी गलत है। जो अंतिम है आलोचना वह है स्वतंत्रता निषेधात्मक। जेसमिल ने स्वतंत्रता का केवल नकारात्मक अवधारणा को देखा। यह बंधनों का भाव है और पूर्ण आज़ादी ही व्यक्ति के विकास के मार्ग को प्रशस्त कर सकता है। यह आज़ादी कहीं न कहीं समाज में अराजकता की भी स्थिति को पैदा कर सकता है। यदि आज़ादी में प्रतिबंध नहीं होगा, आज़ादी में व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होगी, तो वह आज़ादी समाज के लिए भी और व्यक्ति के लिए भी नुकसानदेह। तो जो मिल ने जिस नकारात्मक स्वतंत्रता का व्याख्या किया, वकालत किया, वह कहीं ना कहीं समाज उपयोगी और व्यक्ति उपयोगी नहीं है, इसलिए इसकी आलोचना। इन सब आलोचनाओं के बाद चूंकि आपको इस क्वेश्चन को प्रोजेक्ट के रूप में लिखना है, तो मैं जो इसका बॉडी बना दे रहा हूँ कि उसी सीक्वेंस में जो है आप अपने प्रश्नों का उत्तर लिखिए। प्रश्न पे जब भी आपको प्रोजेक्ट लिखना हो या बड़े क्वेश्चन का आंसर लिखना हो, तो सबसे पहले हम जो है भूमिका लिखेंगे। भूमिका में स्वतंत्रता के बारे में 2-3 लाइन जो हमने बोला है वह और राधा कृष्णन का स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से स्वतंत्रता का अर्थ लिखेंगे, उसके बाद स्वतंत्रता की परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद स्वतंत्रता के दृष्टिकोण जो नकारात्मक दृष्टिकोण और सकारात्मक दृष्टिकोण रहा हुआ, उसके बाद नकारात्मक दृष्टिकोण के बारे में लिखेंगे और नकारात्मक दृष्टिकोण में जो विचारक रहे हैं उनका एक एक करके हेडिंग बना के लिखेंगे। बर्लिन के विचार, फिर दूसरे फ्रीडमैन का विचार, फिर तीसरा हायर का विचार, फिर चौथा लास्टिक का विचार। फिर स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण की थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसमें इनके विचारक का हेडिंग बनाएंगे कि टी.एच. ग्रीन का विचार क्या है और फिर बोसांके का विचार क्या है, ठीक है। उसके बाद आएंगे स्वतंत्रता पे मिल का क्या विचार है। मिल के विचार में सबसे पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लिखेंगे, उसके बाद इसकी कार्य की स्वतंत्रता लिखेंगे। कार्य की स्वतंत्रता में इसने 2 प्रकार की कार्य स्वतंत्रता बताया, स्व-विषयक कार्य और पर-विषयक अलग अलग लिखेंगे। इसके बाद जो है मिल ने अपनी स्वतंत्रता की वकालत करने के बाद यह भी बताया कि 3 ऐसे परिस्थितियां, 3 ऐसे कारण हैं जहां व्यक्तिगत के स्वतंत्रता में राज्य का हस्तक्षेप होगा। और 3 कारणों के भी लेक्चर मैंने चर्चा की, उसको लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है मिल की स्वतंत्रता संबंधी आलोचना, जो 7 आलोचनाएं 1 2 3 4 5 6 7 7 आलोचनाएं जो हेडिंग लिखे थे उसकी व्याख्या के साथ आपको लिखना है। उसके बाद जो है स्वतंत्रता के बारे में निष्कर्ष लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा जो है
प्रोजेक्ट या क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपसे मेरा गुंजाइश है कि सभी लोग वीडियो को देखिएगा और अपने हिसाब से लेक्चर को सुन के समझ के अपने प्रोजेक्ट में लिखिएगा, ताकि आपका प्रोजेक्ट हर एक दूसरे से थोड़ी अलग हो। क्योंकि लेक्चर सुन के समझ के जब लिखेंगे तो यह पता चल जाएगा कि आपका यह स्वतः लिखा हुआ किसी दूसरे की नकल करके नहीं लिखी गई है। और ऐसे सुन के लिखेंगे तो आपका 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इसी से आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।